बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इमरान रियाज खान मौजूद हैं। आज बड़ी अहम बातें डिस्कस करनी है और ये इंटरव्यू बड़ा अहम होगा, वो आप खुद अभी आप देख लेंगे। कुछ जल्दी से मैं 3-4 खबरें आपके सामने रख दूं जो अहम है। एक तो आयशा भुट्टा साहिबा की जो अभी जमानत हुई 10 महीने बाद, ये बड़ी खुशखबरी है। फैसल जावेद, अली अवान भी बरी हुए, लेकिन अली अमीन गंडापुर के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और 9 मई पर इमरान खान ने जो अदालती कमीशन, आपको पता है, जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, सीसीटीवी कैमरे गायब हुए, फुटेजेस गायब हुई, फौजी ट्रकों से लोग उतरते रहे, वो सारे मामला गायब हुए, तहरीक इस्तेकाम में लोग चले गए, नून लीग के लोग भी कोर कमांडर हाउस के बाहर थे, लेकिन पर्चे इमरान रियाज पर हो गए और बाकी इमरान खान के जुडिशल कमीशन का मुतालबा मंजूर नहीं किया गया। इस वक्त जो वारदात हो रही है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम मामला मुझे नजर आ रहा है, और अभी इमरान भाई उस पर एग्री होंगे, कि नौजवानों के अंदर एक मायूसी नजर आ रही है कि लोग इस सिस्टम से, जो 8 फरवरी को आग और खून दरिया पार करके इन लोगों ने वोट दिया, अब पीटीआई की लीडरशिप में राइट नंबर, रॉन्ग नंबर, सोशल मीडिया पर कैंपेन और इनकी तरफ से सुस्ती, और जो इस वक्त किसी हद तक नाहली भी कहा जा सकता है कि ये लोग वो तहरीक संभाल नहीं सके जो पाकिस्तान के लोग इन्हें इतना बड़ा हैवी मैंडेट दे चुके हैं। नौजवानों को इस वक्त दोबारा उम्मीद के इस धारे में लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आज मैंने इमरान रियाज खान से दरख्वास्त करनी थी, और बड़ी मेहरबानी उनकी। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, आप बाखबर हैं सबसे ज़्यादा। पहले तो अपने हालात बताएं, आपके अपने हालात कैसे हैं इस वक्त? हालात ना पूछें सभी भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। हालात जो हैं वो मैं हर हाल में भाई खुश रहता हूँ। हर हाल में नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ, कंपोज़ रहने की कोशिश करता हूँ। हालात कैसे भी हों, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कल भी उसका शुक्रगुज़ार था, आज भी उसका शुक्रगुज़ार हूँ। वो हर हाल में अच्छी रोटी खिलाता है, इज़्ज़त के साथ रखता है, हौसला और हिम्मत के साथ रखता है, वो सब्र भी देता है, वो बड़ा मेहरबान है भाई। तो मायूस तो मैं नहीं होता, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। हालात की अभी जो एक ताज़ा थी वो ये थी कि कुछ सोर्सेज़ ने मुझे बताया, कहते हैं कि फिर कोई खिचड़ी पक रही है, तो बी केयरफुल। तो मैंने फिर अदालत से भी रुजू किया हुआ है कि जनाब बताएँ मेरे ऊपर और कितने मुकदमात हैं जो मैंने लड़ने हैं। लगभग कोई 3 दर्जन के करीब तो हो गए हैं, और अगर कोई हैं तो हमने 3-4 इदारों को लिखा हुआ है। वो केस चल रहा है अदालत के अंदर। नॉर्मली मैं इन चीज़ों को, अपने केसेज़ को, इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता, ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। इमरान रियाज़ के साथ क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर उस पे बात भी नहीं करता। कभी आपने मुझे सुना भी नहीं होगा, मैं वीलॉग में बता रहा हूँ कि आज मेरी ये डेवलपमेंट है, या आज नाम ईसीएल में चला गया तो आज पीसीएल में चला गया, तो आज मैं इन चीज़ों पे डिस्कस भी नहीं करता। ये चीज़ें अदालत के अंदर टैकल करने की हैं, अदालतों पे मुझे कल भी यकीन था, आज भी है, इंसाफ तो होगा इंशाल्लाह, और वहीं पे इनको टैकल कर रहे हैं। जज ने माँगा है जी रिकॉर्ड, जज साहिबान ने, उन्होंने कहा जी लेकर आओ सारा रिकॉर्ड। अगर इसके ऊपर कोई और इंक्वायरियाँ या मुकदमे या कुछ और चीज़ें आपने की हैं या करने का इरादा है तो वो ले आओ सारा, ताकि हम उसको फेस कर लें। तो देखते हैं अब क्या आता है। तो तब तक के लिए यानी अभी चीज़ें वो हैंग ऑन सिचुएशन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। आप लड़ने वाले हैं, और आपने पहले भी, हम लोग बात करते हैं, लंबी लड़ाई है। इमरान भाई, अभी जो मसला मुझे जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है कि जो नौजवान तबका है, आपको पता है 64% पाकिस्तान के खवातीन है। ये 8 फरवरी को एक मौजज़ा, आपने तो उस वक्त आप नहीं थे सामने, लेकिन जो आपने देखे, जो हालात हुए, जिस तरह इलेक्शन में जीत हुई तहरीक इंसाफ की, उसके बावजूद अब लोग, लग रहा है कि इस सिस्टम से मायूस करने का जो प्रोपेगेंडा था, जो कोशिश थी, जो साजिश थी, वो किसी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। कि लोग पीछे हटते जा रहे हैं कि यार अब इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता, हमने वोट दिया, हमारे वोट की अहमियत नहीं, अब हमारी लीडरशिप पे जिस पे भरोसा था वो लोग कुछ कर नहीं रहे। तो अब इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है, किस तरह इनको मायूसी से निकालें? देखिए सभी भाई, हर एक जो एफर्ट होती है ना, या जो लड़ाई होती है, मैं इसको लड़ाई भी कह सकता हूँ, इसको मैं एक जिद्दोजहद कह सकता हूँ, इसको एक तहरीक कह सकता हूँ। इसके ना पोर्शंस होते हैं, इसके हमेशा फेजेस होते हैं। ये ऐसा नहीं होता, आप कोई बुलडोजर नहीं चला रहे कि आप जाते जाएंगे और हर चीज आप तबाह करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसमें मोड़ आते हैं, ऊंच नीच आती है, मुश्किलात आती हैं। कभी आप एक कदम आगे जाते हैं, कभी आप 4 कदम पीछे आते हैं, फिर एक लंबी छलांग आप मारते हैं, फिर आप 10 कदम आगे चले जाते हैं, फिर आपको पीछे धकेल दिया जाता है। पार्ट ऑफ द गेम है। देखिए पाकिस्तानियों ने जो 8 फरवरी का एक दिन था उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप सारे? यार हार जीत जो ऑन ग्राउंड है, जो बनाकर सामने जमीन पे आपके सामने रख दी गई है, वो तो सब जानते हैं कि वो कैसे है। अब फार्म 47 के ऊपर जिन्होंने हुकूमत जाली बनाई है वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जिन्होंने फॉर्म 45 के ऊपर असली हुकूमत बनाई है वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में तो ये सेलिब्रेशन का टाइम था। इनको खुश होना चाहिए सबको कि दीवार के ऊपर इन्होंने लिख दिया, बहुत बड़ा बड़ा करके, डिफीट, शिकस्त को दीवार के ऊपर लिख दिया। उसको एंजॉय करें आप लोग। देखिए, आज कोई नहीं मान रहा, कल कोई मानेगा, कोई परसों मानेगा, कोई साल बाद मानेगा, कोई 10 साल बाद मानेगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को जो शिकस्त दी है माफिया को, ये चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 20 साल के बाद हो, तारीख की किताबों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तानी जीत गए थे। पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए उसको। इतनी जल्दी क्या है? देखें, ये लंबी चलने वाली चीज है, लंबी चलने वाली जिद्दोजहद है। अब इतनी जल्दी क्या है नौजवानों को कि रातों रात करना है सारा कुछ? क्या भाई, इसको एंजॉय करें, इस टाइम को, इसको गुजारें, इस टाइम को, इस टाइम को एंजॉय करें। इसके अंदर कभी ऊंच आएगी, कभी नीच आएगी, कभी आपको मार पड़ेगी, कभी आप दूसरे को मारेंगे। पार्ट ऑफ द गेम है भाई, इसको चलने दें। ये स्ट्रगल है, ये लंबी होगी, ये 2-4 दिन के अंदर नहीं हो जाएगा कि आप यूं करेंगे जादू की छड़ी से और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मुमकिन नहीं है। फर्ज करें अगर इमरान खान को हुकूमत बनाने दी जाती, फर्ज करें, तो मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि इमरान खान ज्यादा मुश्किल में होता। सभी साहब, ये मुल्क इस वक्त उस सिचुएशन में पहुंच गया है कि कोई भी इसको चलाने वाला जो है ना, वो 10,000 दफा सोचेगा कि मैं इसको कैसे चलाऊं। वो रोजाना उसको तत्ते तवे पे बैठना पड़ेगा, रोजाना उसको आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। ये सिचुएशन है इस मुल्क की। इतने अजीबोगरीब फैसले इस मुल्क में होने जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, जो दुनिया के साथ ताल्लुकात के आपके इश्यूज हैं, जो आपके दहशतगर्दी के मामलात उठ रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजों को टैकल करना है बतौर नेशन। लड़ाई सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी है। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। जो ये इंटरनल इश्यूज हैं, यानी स्पेशली देखिए, सबसे बड़ा इशू हमारा नौजवान ये समझता है कि उसने जिसको वोट डाला उसकी हुकूमत नहीं बनी। यही इशू है ना सबसे बड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल यही तो ये तो पाकिस्तान में हमेशा से हो रहा है, ये तो पाकिस्तान में हमेशा से हो रहा है। लेकिन क्या कभी इतनी खप पड़ी है इससे पहले? नहीं पड़ी ना। देखिए, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर आपने अपना मुकदमा रजिस्टर कर दिया है, आप चंद स्टेप आगे बढ़ गए हैं, आपकी बात ज्यादा मौसर अंदाज में दुनिया तक पहुंच रही है। तो कोई बात नहीं है, अगर अभी नहीं हो रहा तो थोड़े दिन बाद हो जाएगा। तो गिव अप नहीं करना। ऊंच नीच आएगी। देखिए, होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक दूसरे को गाली मत दें, फ्रस्ट्रेशन के अंदर एक दूसरे के ऊपर शक मत करें। यानी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी टीम के अंदर हम लोग तकरीबन जो जो मेरी अपनी जो अपनी टीम है वो 7-8 लोगों की है, और कुछ और जो दोस्त करीबी हैं, अपनी किचन कैबिनेट में अपनी मिलाऊं तो तकरीबन 70-80 लोग हैं हम लोग। तो मुझे उन सबका पता है कि कौन क्या है, लेकिन मैंने तो कभी किसी से गिला नहीं किया। भाई, उसके अंदर कोई ऐसा भी होगा जो कमजोर फैसले करता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो जल्दी भाग जाता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो पीछे हट जाता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो मुकाबला नहीं कर सकता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो यहाँ की बात वहां पहुंचा देता होगा। हर तरह के लोग होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत बड़ी होती है। जब मेरी एक छोटी सी टीम के अंदर अगर मुझे दिल बड़ा करना पड़ रहा है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी में तो बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। अगर जो क्राइटेरिया आपने बना दिया ना वफादारी का, जो क्राइटेरिया आपने बना दिया है, उस क्राइटेरिया के ऊपर अब आप अगर आप लोगों को पूरा करना शुरू करेंगे ना, उस क्राइटेरिया के ऊपर आप खड़ा करना शुरू करेंगे पाकिस्तान में लोगों को कि इस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा ना, वही बंदा इस वक्त सच्चा है और वही बंदा इस वक्त हक पे खड़ा है, तो आपको भाईजान उंगलियों पे बंदे आप गिन लेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टी, देखें, जो लोग चाह रहे हैं ना कि जनाब जो लीडर हो वो इस लेवल का हो और इस जगह पे खड़ा हो, ये उसका मौकिफ हो, और इससे वो 1 इंच भी ना हटे, वो किसी किस्म का किसी के साथ बात भी ना करे, किसी का मुंह भी ना लगाए। भाईजान, जो चीज आप मांग रहे हैं ना, वो आपको उंगलियों के ऊपर गिन लेंगे आप। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी में आप सिर्फ इतने ही बंदे रखना चाहते हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन लें? सभी सब इसको सोचिए ना, अब सारे के सारे हॉक्स नहीं होते ना, सारे के सारे एक तरह के नहीं होते। कोई ऐसा होता है जो आगे बढ़ के लड़ पड़ता है, कोई ऐसा होता है जो मार खा लेता है, अपने किसी के लिए मार खा लेता है, कोई होता है किसी के लिए 2 मुक्के मार देता है, कोई होता है किसी के लिए 2 मुक्के खा लेता है, कोई ऐसा होता है जो किसी के आगे आके ढाल बन जाता है, कोई ऐसा होता है जो पीछे से खड़ा होकर कह रहा होता है यार इसको ना मारो, कोई ऐसा होता है जो दिल के अंदर बुरा कह रहा होता है, कोई ऐसा होता है जो दिल पे नहीं कह सकता, वो अपना कमरा बंद करके जानमाज बिछा के हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर देता है। हर आदमी की कैपेसिटी अलग होती है भाई। आप अगर सबसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सारे तलवारें लेके निकल पड़े, तो भाई ये इससे नुकसान करेंगे आप अपना। वो जो लोग आज दुआ कर रहे हैं ना बैठ के, उनको भी आप मुतनफर कर देंगे। तो नफरत फैलाने की बजाय हर एक को उसकी अपनी काबिलियत और उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, या जितना जिस काबिल वो है उसके साथ उसको आप एक्सेप्ट कर लें। आप ये कहें ठीक है यार इसकी इतनी काबिलियत है, ये इतना ही कर सकता है। यानी मैं आपको बताऊं, आप अगर कहें अली मोहम्मद खान,
वो बन जाए शेर अफजल मरवत की तरह, या अली मोहम्मद, या एक आपके पास इमरान खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, आप मुझे बताएं दूसरा आदमी उस तरह का बताएं। तो भाई वो उसको माँ बाप ने अलग तरह पैदा किया, अलग तरह बड़ा किया, उसने जिंदगी में और तरह के हालात देखे, वो और तरह पल बढ़ के जवान हुआ, वो इस खास उम्र में एक खास जिंदगी गुजार के पहुंचा, फिर उसकी अपनी एक सोच है, उसका अपना एक नॉलेज है, फिर उसके बाद जिन हालात से वो गुजरा उन हालात ने उसको इसके लिए ट्रेंड किया, फिर अल्लाह के साथ उसने अपना एक ताल्लुक बनाया। ये सारी चीजें उसके साथ हुई हैं, किसी दूसरे के साथ तो नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी को, इमरान खान को, और तीसरा बड़ा कैदी इस वक्त परवेज लाई, इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखें तो इन तीनों में कितना फर्क नजर आता है आपको? जमीन आसमान का नहीं है तीनों में? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात। तो जब आप हर बंदे में इमरान खान ढूंढेंगे ना भाई, तो फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। बिल्कुल सही। आप तो तो इमरान खान ढूंढने की बात मायूस नहीं कर रहे होना हैं, चाहिए हमें तो पाकिस्तान की सहाफत में जिस तरह दूसरा इमरान रियाज नजर नहीं आता, उस तरह सियासत में दूसरा इमरान खान कहाँ यार। से मैं तो मिलेगा? फंस गया ना सभी भाई, देखें मैं तो देखें मुझे तो छोड़ ही दे, मैं तो पता नहीं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। देखें मैं सीधी आपको एक बात बताऊं, मेरे अंदर प्रॉब्लम यह है कि मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल नहीं रह सकता। मुझे अभी लगता था ये लोग ठीक है, मैं इनके साथ, मैंने कहा ये ठीक कह रहे हैं बात, ये गलत बात नहीं कर रहे, और मैंने उस बात के ऊपर गवाही दे दी, और मैं उस बात के ऊपर खड़ा हो गया। अब वो जो भी है जो मैंने प्राइस पे की, मैं किसी के लिए नहीं किया। मैं आपको आज भी ये कहता हूं कि मैं किसी इमरान खान के लिए नहीं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं सर, फॉर द सेक ऑफ माय ओन सेटिस्फेक्शन, मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए। अब बात खत्म भाई। बिल्कुल सही बात है ये नहीं, आपकी। मैंने तो इसमें मेरे 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 बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं तूने तो अपने घर वालों के साथ गद्दारी की है, तूने उनको अजाब के अंदर डाल दिया सारे खानदान को। तो मुझे नहीं, मुझे जो करीबी लोग हैं वो तो बुरा भला कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं ऐसा। बुरा भला, अभी भी कहते हैं, वो कहते हैं तू फिर नहीं बात आ रहा। मामला ये है कि ये आपको इमरान खान दूसरा नहीं मिलना, वो एक है। अगर आप सारे बंदों के अंदर इमरान खान ढूंढेंगे ना, ये जरूर हो सकता है कि उसको फॉलो करते करते लोग उसकी सोच को या उसके नजरिए को अपना लें, या उसकी तरह का बनना चाहें। देखिए ना, पंजाबी ने कितना अच्छा डिसीजन लिया। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पंजाबी मौका देखकर चौका मारता है। ये कभी भी आपके लिए 1 साल तक नहीं लड़ेगा। मेरा पंजाब का जो नौजवान है ये बहुत समझदार है, ये लड़ाई उतनी लड़ता है जितनी उसको लगता है जरूरी है, और जब लोहा गर्म होता है ना तो फिर चोट लगाता है, उसके अलावा नहीं लगाता। बहुत, ये बड़े तरीके से चलते हैं। जब 8 फरवरी आया, इनको पता चल गया कि आज का दिन है, आज हमने चौका मारना है, इन्होंने ऐसा चौका मारा गेंद बाउंड्री से बाहर। गेंद ही ये फाड़ है दी। जी हमारे पंजाब का मिजाज। अब मुझे आप ये बताएं कि आप उनसे तवक्को करें कि वो सारा साल लड़ाई लड़े, भी उनके नहीं है मिजाज के अंदर, उनके नहीं है मिजाज के अंदर। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी जहां वो लड़ सकते थे, उनसे वोट ही चाहिए था ना आपको, उन्होंने आपको दे दिया। अब ये जो इस वक्त एक तफरीक पैदा हुई है ना, उसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ सभी भाई। मुझे पता क्या लगता है, ये इससे ज्यादा हेल्दी चीज कोई नहीं हो सकती कि आपका पॉलिटिकल वर्कर आपके पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल, और वो इतना हैवी, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इतने हिस्सा हैवी बन रहा है अंदाज उस में मुल्क का। कि वो फैसले बदलवा देते हैं। इमरान भाई देखिए कितना मतलब जबरदस्त उन्होंने। मुझे बताया ना, वहां पीएमएलएन की सारी जमात कहेगी जी शबाज शरीफ को नहीं बनाना, वो नवाज शरीफ का भाई है, आप अपने घर से क्यों बनाते हैं? तो क्या रोक सकेंगे? वो सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं रोक सकेंगे। जरदारी की बेटी को जिस तरह इलेक्शन जितवाया गया, पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई बोला एक बंदा? सवाल ही नहीं पैदा होता, इनकी इतनी सोच ही नहीं है। भाई बात यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, ये पूरे के पूरे उनके कारकुन सत्तू पी के सो रहे हैं, सियासी जमातों के पल्ले ही कख नहीं है। इधर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी तैयार हो गई है जो सवाल पूछती है, फिर वो जवाब मांगती है, उसके बाद वो कहती है जी ये गलत चीज हो रही है, इसको वजारतें दे दो, तो उनको गुस्सा चढ़ता है कि गलत बंदे को दे दी। टिकट दे दो तो उनको गुस्सा चढ़ता है कि गलत बंदे को दे दिया। सेनेटर के ऊपर उन्होंने, आप मुझे बताएं, आपको याद है पीएमएलएन ने किस किस को सेनेटर बनाया? मुझे तो नहीं याद, तलाल चौधरी है। मुझे तो नहीं पता पीपल्स पार्टी ने, मुझे नहीं पता पीएमएलएन ने किसको बनाया, और उसने डिस्कस ही नहीं हुआ ना, बिल्कुल पता ही डिस्कस नहीं, ही नहीं हाँ हुआ बिल्कुल पीपल्स सही पार्टी बात। ने किसको बनाया, डिस्कस ही नहीं हुआ। भाई पीटीआई के सारे बंदे आपकी फिंगर टिप पे हैं, फलां फलां बना और फलां फलां रह गया, हर बंदे का आपको पता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। वजह यह है कि पॉलिटिकली अवेयर कारकुन है, ये वो सियासी शऊर है, आम नौजवान को ये शऊर मिले तो सभी भाई मैं आपको ये बताता हूं कि आप आगे बढ़ गए ना। आज आपके लोगों को सियासी शऊर है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मींस कि आपने सफर तय किया है, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मायूस बिल्कुल मत हो यार, हुकूमत बनने का क्या, हुकूमत आज नहीं बनी कल बन जाएगी, कल नहीं बनेगी परसों बन जाएगी। हुकूमत लेना ही अगर कामयाबी समझी जाएगी ना, अगर कामयाबी इसको लोग समझते हैं कि इमरान खान को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना है और यहाँ कामयाबी है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना पॉलिटिकल शऊर बांटने की बजाय
एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी चाहिए थी, हुकूमत बन जाती। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी से मिल जाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इमरान भाई, लेकिन अभी जो नज़र एक चीज़ आ रही है, जो अभी सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर जिस तरह राइट नंबर, रॉन्ग नंबर का एक खेल खेला जा रहा है, मतलब हर रोज़ शकूक व शुबहात, और लोगों के लिए सबसे बड़ा आपको पता है मैंडेट का जो मामला था, वो खान की रिहाई पे मिला। लोगों ने 10-10 महीने अपने हलकों में नहीं गए कि यहाँ पे खान की रिहाई एक नुक्ता। अब उस पे जब देखते हैं कि कुछ सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही, कोई एहतजाज का एक लाए-अमल उस तरह बनता नज़र नहीं आ रहा, तो फिर लोग मजबूर होके राइट नंबर, रॉन्ग नंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जिस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना रहा ना, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को आज तक ऐसी सूरत-ए-हाल से नहीं गुज़रना पड़ा। देखिए, एमक्यूएम के ऊपर इस तरह के हालात आए थे, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी और तरह की थी और वो रीजनल थी, वो पूरे मुल्क में नहीं थी। मुल्की सतह पे, पूरे लैंडस्केप पे इतनी बड़ी कार्रवाई कभी हुई नहीं। अब ये जिस सूरत-ए-हाल से ये पॉलिटिकल पार्टी गुज़री है, जिस ट्रॉमा से ये पॉलिटिकल पार्टी गुज़री है, अगर किसी को ये लगता है कि ये फौरी तौर पे इसका इसका जो है वो वो सॉरी इसका जो है वो रिएक्शन आएगा और इसका जो है ये फौरी तौर पे वापस जाएँगे और वापस जाके एक्टिवली वो सारी चीज़ें कर सकेंगे जो इन्हें करनी चाहिए, तो सर इसका जवाब है नहीं। देखिए, 8 फरवरी को पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं किया। सभी भाई इसको याद रखें। अगर कोई ये समझता है ना पॉलिटिकल पार्टी ने आज तारीख 8 तारीख को कुछ किया तो नहीं किया भाई, वो पाकिस्तानियों का दिन था, वो बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने किया। बिल्कुल दुरुस्त। वो पाकिस्तानियों का दिन था। वो सारी गेम सोशल मीडिया और पाकिस्तानियों की थी। जो किया सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ताकत है उसने किया, इमरान खान के बयानियों को फैलाया और दूसरा काम किया पाकिस्तानियों ने। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। आप मुझे ये बताएँ ना कि पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की काबिल ज़िक्र कौन-सी कारकर्दगी है? कोई बड़ी कारकर्दगी कोई एक बताए कि तहरीक-ए-इंसाफ ने फलाँ बड़ा जलसा किया या फलाँ रैली की है या फलाँ चीज़ की है। भाई कुछ भी नहीं किया तो आप कैसे करेंगे? कुछ कुछ भी नहीं किया। अब ये पहली मर्तबा करने जा रहे हैं, उनको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। उनको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा। इनके खिलाफ एक सोच पैदा हो गई है पाकिस्तान में और वो सोच जो है वो बड़ी तेज़ी से पहले फैलाई गई, फिर उस सोच को उल्टा किया 8 फरवरी ने। यानी 8 फरवरी से पहले एक सोच पाकिस्तान में फैलाई जा रही थी कि दहशतगर्द हैं, ये है, वो है। बहुत सारी चीज़ें हर जगह की जा रही थी ना, फैलाई जा रही थी, दहशतगर्दी के मुकदमात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को डाल दिया था। अच्छा, ये उसमें से निकली 8 फरवरी को। इनके पास अपॉर्च्युनिटी आई और उन्होंने बताया दुनिया को कि देखें लोग हमारे साथ खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, काबिल एहतराम लोग हैं। पाकिस्तान में हमने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए हैं। लिहाज़ा हमारा एहतराम किया जाए, हमारी इज़्ज़त की जाए, सारे सूबों में लोगों ने हमें वोट दिए हैं, तो हम दहशतगर्द नहीं हो सकते। तो इनकी इमेज बिल्डिंग ऑटोमैटिकली जितना इनको डैमेज किया गया था, इनके तशख़्ख़ुस को, वो सारा का सारा रिकवर करके पाकिस्तान के लोगों ने इनको दे दिया। अब इन्होंने दोबारा एक मोमेंटम बनाना है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये इसको एक नई शुरुआत के तौर पे लें। हुकूमत नहीं बनी, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा बन जाएगी। यार अगली दफ़ा नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, उससे अगली दफ़ा बन जाएगी। आप ये देखें कि लोग बहैसियत कौम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। देखने वाली चीज़ ये है बड़ी इंपॉर्टेंट कि बात। बहैसियत कौम हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हुकूमत तो आती जाती रहती है। हुकूमतें पाकिस्तान जब से बना तब से हुकूमतें इतनी हुकूमतें आई हैं आज तक। नवाज़ शरीफ बन गया 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म। इतनी हुकूमतें आई हैं, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि और पीछे जा रहा है। हमने ये देखना है कि अवामी शऊर जो है मजमूई तौर पे, उसने आगे की तरफ ट्रैवल किया है या हम पीछे की तरफ चले गए हैं। अगर तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत आती है या नहीं आती है अलग बात है। अब इनको एक मोमेंटम दोबारा बनाना है, जलसों की एक सीरीज़ शुरू करनी है। केपी में जाएँगे, ये पिंडी में जाएँगे, ये इस्लामाबाद में जाएँगे, कराची में जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता पुरअमन तरीके से अपनी तहरीक को बनाना शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता। जल्दबाज़ी में ये नहीं कर पाएँगे, याद रखिएगा जल्दबाज़ी करेंगे, इनके मुखालिफिन बहुत समझदार हैं और बहुत ऑर्गनाइज़्ड हैं और बड़े तगड़े हैं। वो बड़े तरीके से इनको फिर ट्रैप कर लेंगे या फिर किसी ऐसे इश्यू में फँस जाएँगे कि 1 साल इनको दोबारा निकलने में लग जाएगा। लिहाज़ा किसी चीज़ में अपने आप को फँसाने से बेहतर है, अपनी अवामी सपोर्ट शो करें, इसको एक तहरीक के अंदर कन्वर्ट करें और अकेले ना चलें इस दफ़ा। अकेले चलने का नुकसान होगा, इसके अंदर जमात-ए-इस्लामी को साथ रखें, इसमें फज़लुर रहमान साहब अगर आते हैं कंडीशनल, यानी अगर वो आते हैं तो कंडीशनली उनको साथ लिया जा सकता है कि ठीक है जी, आप एहतजाज करें, हम भी एहतजाज कर रहे हैं। हमारे आपका मौक़िफ़ जो है वो सेम है, लेकिन हम एक-दूसरे के पॉलिटिकल राइवल हैं, हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ़ हैं, वो रहेंगे हमारे इख्तिलाफ़ात आपस में। तो ये वो कर सकते हैं। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो तहरीक लब्बैक है, वो अगर साथ चलना चाहती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जिनको ये एतराज़ात हैं, इंटीरियर सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने बड़ा तगड़ा एहतजाज भी पहले किया था। पंजाब के अंदर कुछ पार्टीज़ हैं, इसी तरह आपकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिस चीज़ को या बलूचिस्तान के अंदर जो कौम परस्त जमातें हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, वो बार-बार आवाज़ उठा रहे हैं। उनमें अचकज़ई साहब को इन्होंने सदारती उम्मीदवार भी अपना नामज़द किया था।
उन लोगों को साथ में लाकर तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक तहरीक खड़ी कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी को, वुकला को, मीडिया के जो तगड़े नाम हैं उनको सामने बिठाएं, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, इसको एक तहरीक की तरह चलाना शुरू करें। इसको शुरू होने में 2 से 3 माह लगेंगे। सभी भाई, आई एम सीरियस। इनको ये याद रखिएगा, ये अभी एक तहरीक बनाएंगे ना, ये मैक्सिमम इसको मई तक, जून तक लेकर जाएंगे, आगे गर्मी आ जाएगी। इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा वो गर्मियों का होगा, जिसके अंदर ये बजट के ऊपर तगड़ी ऑपोजिशन करें, एक्सपोज करें, टॉक शोज के अंदर भरपूर शिरकत करें, तैयारी करके जाएं, कौम के सामने पूरा नैरेटिव रखें, और जैसे ही बजट ने लोगों की कमर तोड़ देनी है, उसके बाद ये अपनी मूव शुरू करें और मोमेंटम बनाते 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 इसको लेकर जाए अगस्त सितंबर तक। अक्टूबर में इमरान खान साहब ने बाहर आना है। अक्टूबर से या एक आधा महीना आगे हो जाएगा या एक आधा महीना पहले आ जाएंगे। उनके उनका ज्यादा इम्कान जो है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। यहां इमरान खान साहब की रिहाई है, तो उनकी रिहाई तक ये पूरा एक मोमेंटम बना के उनको दे दें। जब वो आदमी आए, देखें ना, बात ये है कि अगर अच्छा स्टार्ट मिला हो, इमरान खान आता है तीसरे या चौथे नंबर पे। अगर ओपनर्स ने अच्छा खेला हुआ है तो इमरान खान आके मारदार कर सकता है, एक छक्का भी मार सकता है, 2 चौके भी मार सकता है, कट भी खेल सकता है, रिस्क भी ले सकता है, आउट होने का रिस्क भी ले सकता है। उसको पता है मैच नहीं हारेंगे, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली आके अपनी बारी खेल सकता हूँ। तो इमरान खान साहब को अच्छी बारी खेलने के लिए इन गर्मियों में इनको काम करना पड़ेगा। ये 1, 2, 4 दिन का सोच के जो पॉलिटिकल लोग गुस्से में हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं 150 दिन इस दुनिया में नहीं था, तो मैंने बहुत सब्र किया, तो मुझे अल्लाह ने वैसे भी सब्र दिया, उसकी बड़ी मेहरबानी है। मैं भी बड़ा उजलत में रहता था, जल्दी में रहता था। ये चीजें सालों पे मुहित होती हैं, तो 70-75 साल की चीजें ऐसे नहीं होगा कि एकदम आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। बड़े आराम आराम से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, स्मूथ ट्रांजैक्शन होगी, और आहिस्ता 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 पॉलिटिकली इस मुल्क को आगे बढ़ना है। और उसका तरीका यही है कि इन पूरा अभी एक मोमेंटम बनना शुरू हो, वो तेजी से आगे बढ़ता जाए। गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों के अंदर जितना काम है इनको वो सारा करना है, और इमरान खान के बाहर निकलने तक ऐसी ग्राउंड तैयार रखनी है कि पूरा मुल्क उसके साथ इकट्ठा हो जाए। बेहतरीन, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त से आपने बड़ा बेहतरीन नरेट किया और वाक़ई सारी बातें दिल पे लगती हैं। अच्छा इमरान भाई, ये अदलिया का जो मामला है अभी आपने देखा 6 जजेस बल्कि 99% जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो बातें कर चुके हैं। जैसे केसेस, आपके केसेस अभी आपकी एग्ज़ाम्पल अगर ले लें, इमरान खान की ले लें, 9 मई के केसेस लें, जो मर्ज़ी केसेस ले लें, और सबसे बढ़कर इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो ये सारे केसेस वही हैं। इद्दत निकाह हो, तोशाखाना हो, साइफ़र हो, अलकादिर ट्रस्ट हो, ये सारे इस्लामाबाद या डिस्ट्रिक्ट या ट्रायल कोर्ट्स, ये सारी उसी कैटेगरी में आती हैं। अब इतना बड़ा मामला हुआ, 6 जजेस ने इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी का रिस्क भी लिया, और उसपे उन्होंने एक रिटायर्ड, आपको पता है, तसद्दुक़ गिलानी साहब को कमीशन बना दिया, उनका भी माज़ी आप जानते हैं। तो अब ये मामला आपको क्या लगता है कि जजेस के साथ सपोर्ट कितनी ज़रूरी है और क्या होना चाहिए? देखें, जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, ये बड़े जेंटलमैन किस्म के बंदे हैं, और ये किसी कंट्रोवर्सी में आज तक पड़े ही नहीं है। इनको जब भी पता चला ना कि कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी आ रही है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें कोई सख्ती की गुंजाइश है, तो उसमें से निकल ली है हमेशा। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रेशर वाला काम किया ही नहीं। देखिए, एक आदमी का ईमानदार होना, एक आदमी का बेज़रर होना, एक आदमी का गलत काम ना करना, ये एक अलग खूबी है उसकी। लेकिन वो उस आदमी ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई प्रेशर दिया ही नहीं, तो वो अब कैसे प्रेशर ले लेगा रिटायर होने के बाद 75 साल की उम्र में? हाज़िर ड्यूटी तगड़ा जज जो है वो अस्पताल पहुँच जाता है प्रेशर लेके। तो एक रिटायर्ड जज जिसने अपनी पूरे करियर में प्रेशर नहीं लिया और प्रेशर वाला केस नहीं लिया, एक रिटायर्ड जज वो कैसे इतना बड़ा प्रेशर ले सकता है? इसका जवाब है कि नहीं, वो नहीं ले सकता। अब पीएमएलएन ने किया ये इसलिए है कि पीटीआई ने इनका नाम दिया था 2018 में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो पीटीआई ने तो इसलिए दिया था कि एक ऐसा आदमी आ जाए जिस पे किसी को ऐतराज़ ना हो, बेज़रर सा आदमी है, ना कोई 2 नंबरी करेगा, ना कोई फ्रॉड करेगा, और एक एक सेरेमोनियल किस्म का ओहदा है, ठीक है, चंद दिन के लिए उसने वज़ीर-ए-आज़म रहना है, वहाँ उसने कोई काम तो करना नहीं है, कोई स्टैंड तो लेना नहीं है, और कोई प्रेशर वाला काम भी नहीं है। तो ठीक है, वो आए और आगे इस ओहदे पे रहे, तो एक नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी था। लेकिन उस काम के लिए तो ठीक है, लेकिन ये इंक्वायरी बड़ी हसास है, ये मामला भी बड़ा हसास है। देखिए, जो जो इल्ज़ामात है ना, वो एक्चुअली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और 4 उसमें बड़े संजीदा इल्ज़ाम है। नंबर 1 इल्ज़ाम देखें, उसके अंदर ये है कि उन्होंने, जो उनके सबऑर्डिनेट्स ने उनको बताया कि जनाब, उनके जूनियर्स ने बताया कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, उस पे उन्होंने कुछ किया नहीं। नंबर 1, जो करना था उनको कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए से, वो उन्होंने नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मेरी गल हो गई है। किस कैपेसिटी में? यानी क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं, या वो ऑन रिकॉर्ड उनको लानी पड़ेगी, या किस तरीके से वो करेंगे? जो उन्होंने उनको कहा कि मेरी गल हो गई है, कैसे हो गई है और किसके साथ हो गई है? यानी ये कैसे कह सकते हैं वो? नंबर 2। नंबर तीसरा एलिगेशन उनके ऊपर ये है
कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच को तहलील किया। आपको पता है बेंच तहलील नहीं किया जा सकता। जब चीफ जस्टिस बेंच बना देते हैं तो वो तहलील नहीं कर सकते। ये साकिब निसार साहब का मामला पहले हो चुका है ये कुछ फाइल कौन सा बेंच इन्होंने, और वहां पे ये किस बेंच की बात कर रहे हैं आप इमरान भाई, कौन सा बेंच तहलील किया? ये इमरान खान साहब का एक केस था। इमरान खान साहब का एक केस था टेरियन वाइट अच्छा वाला। अच्छा अच्छा, जी जी, और वो मोहसिन केस जो था कियानी साहब का जो, वो इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े जज हैं, उनके दामाद के ड्राइवर ने केस किया हुआ था। ये भी बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल, बता जी देता जी हूँ। जी, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये टेरियन वाइट वाला केस था। इसके अंदर जो है ना वो मामला ये था कि 2 जजेस ने फैसला इनके खिलाफ दे दिया। तो चीफ जस्टिस जो है उनको पता चल गया कि फैसला खिलाफ आया हुआ है। तो उन्होंने बाद में ये फैसला जो है वो इसको जारी नहीं होने दे रहे थे। अब फिर उसके बाद इन्होंने किया ये कि जब वो फैसला कंप्यूटर पे आ गया, वो जजेस तंग आ गए कि भई ये क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने इन्होंने उसको जो है वो कर दिया, बेंच तहलील कर दिया, जो वो कर नहीं सकते, मुमकिन नहीं है। वो कानूनी तौर पे गलत है। तो ये एक तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ इसमें एक और है कि प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से बेंच तहलील किया। यानी ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की किसी तारीख में, किसी बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालत के चीफ जस्टिस ने बेंच तहलील किया हो और प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से किया हो। ऐसा नहीं होता। तो ये तो बाकायदा एक चार्जशीट है। ये मामला एक्चुअली अदलिया का था। उन्होंने अपने जज साहिबान से पूछा कि सर हमें बताएं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बजाय ये बताने के कि आपको क्या करना चाहिए, उन्होंने उठा के मामला दे दिया उस आदमी को जो इस सारे खेल का बेनिफिशियरी है। और आज की डेवलपमेंट ये है सभी भाई, जो बड़ी सिंपल है। देखिए हर आदमी को समझ आ जानी चाहिए कि आज हुकूमत ने मुस्तरद भी कर दिया है। जो लेटर है उसको ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि उसके ऊपर उन्होंने खफगी का इजहार किया और उसके साथ उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। भैया आपने अपनी राय दे दी है, आपने अपनी राय दे दी है। देखिए अब उन्होंने अपनी राय दे दी है ना, जब अपनी राय दे दी है तो फिर आप कमीशन क्यों बना रहे हैं? देखें काजी फायद ईसा साहब ने ये मामला उनको दे दिया जिन्होंने पहले इसके ऊपर राय दे दी। तो फिर तहकीकात क्यों कर रहे हैं? और अभी जो टीओआर बनेंगे देखिएगा वो कितने मजायका खेज हों, आपको मजा आ जाएगा। याद है इमरान खान के मामले में एक टीओआर बना था, उसमें कहा था कि अगर मुनज्जम धांधली साबित हो गई तो फिर जनाब अली जो धांधली होगी, अगर मुनज्जम ना हुई ना तो फिर सारे पाकिस्तान में भी होगी, तो धांधली नहीं होगी। तो बाद में जो कमीशन बना था उसने ये कहा कि धांधली तो पाकिस्तान में बहुत हुई है, दबा के हुई है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो मुनज्जम साबित नहीं हो सकी। उन्होंने कहा ये ठीक है, घर जाओ सारे। तो वो एक टीओआर को ऐसा इन्होंने बीच में डालना है और सारा मामला इन्होंने सीधा कर देना। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अभी जो 9 मई के केसेस में कुछ लोगों को सज़ा दे दी गई है, मतलब जो 5-5 साल, 20-20 साल, वैसे तो आपको पता है सरकारी अमलाक की तोड़-फोड़ पे 6 महीने सज़ा होती है आम तौर पे, देखा जाए। इन लोगों को इतने बड़े, और 10 लोग ज़ख्मी हुए मामूली, और 4 गाड़ियाँ जलीं, एक दफ़्तर था वहाँ, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा। और 9 मई के मामले के अलावा इसी के साथ ऐड कर लें खान साहब के जो केसेस हैं, इन्हें आप क्या समझते हैं कि ये भी पॉलिटिकल अंदाज में इसी तरह ही अक्टूबर-नवंबर तक खुद ब खुद फारिग हो जाएँगे इसी तरह? देखिए, नौज में का मामला जो है ना, इस पे इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ तो ठीक है कि इसकी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। बाकायदा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हर चीज़ का पता चलना चाहिए। मैं थोड़ा अरसा पहले मेरी कुछ पुलिस वालों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत इंस्टेंट था। मैंने कहा जी किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये 9 मई के बारे में ना मुख्तलिफ थियरीज़ मार्केट में हैं। उनमें कुछ पुलिस वाले ऐसे थे जो फर्स्ट हैंड वहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा इमरान भाई अगर आपको ये लगता है ना कि ये प्लान था, किसी भी जानिब से, ये एक तरफ से आप ये कह सकते हैं ना कि इमरान खान की जानिब से प्लान था, दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से इमरान खान को फँसाने के लिए प्लान था। यही 2 चीज़ें आ रही है ना। तो वो कहते हैं हमारी परसेप्शन ये है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अचानक-अचानक ही सारा कुछ हुआ और किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। हुँ। अच्छा, आपके ख़्याल में मतलब लोग पत्थर मारने गए आगे, बस उनके ऊपर टैंक डाल दिया, इस तरह का नहीं, वो वो ये कहते हैं, जो पुलिस वाले कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमने जो हमें लगता है, देखिए वो इसके ऊपर अभी लिख तो नहीं सकते, बेचारों की इतनी औकात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मामलात अदालतों के अंदर हैं, बहुत हाई लेवल के ऊपर ये चीज़ें तय होती हैं, फिर उसका एनालिसिस होता है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये सारा कुछ जो उनको लगता था, जो लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी कि ये सब हमें लगा कि आनन-फानन हो गया और इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी ही नहीं। लेकिन ये सब आनन-फानन हो गया। ये उन्होंने यूँ करके कहा। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जो पहला वीलॉग किया था ना 9 मई को, जब मैं गायब हो गया उससे पहले जब मैंने वीलॉग किया था तो मैंने यही कहा था। मैंने यही कहा था कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और जो लोग तोड़-फोड़ में इन्वॉल्व हैं, अव्वल तो होना नहीं चाहिए। एहतजाज हमेशा पुरअमन होना चाहिए। वो मौसर भी होता है और उसी से पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होता है, जो पुरअमन एहतजाज होता है। जो एहतजाज जिसमें तशद्दुद आ जाए या ऐसी चीज़ें आ जाएँ, वो पॉलिटिकल पार्टी डैमेज होती है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मज़हबी सियासी जमात हो, उसका नुकसान होता है।
तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उसका कारकुन जो है वो तशद्दुद करे, क्योंकि उससे उस पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा नुकसान होता है। लिहाजा ये पॉलिसी पार्टी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, मैंने पहले भी ये कहा था कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको सजा दी जाए। उनको पकड़ें जो आइडेंटिफाई हो जाए, जिनका पता चले कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, उनको सजा दी जाए, जितना जुर्म किया है उतनी उनको सजा दी जाए। लेकिन सारे मुहर्रिकात को देखना चाहिए, ये बात ठीक है, इस पे एक तगड़ी जुडिशियल कमीशन भी बन सकती है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो सकती है और होनी चाहिए। देखें, ये दिन छोटा नहीं है। उस दिन सुबह से लेके शाम तक बहुत बड़े-बड़े इवेंट हुए हैं। तो उन तमाम इवेंट्स को एक साथ रख के जब एनालिसिस करेंगे, तो फिर हम मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कुछ अपने अमल आप को बना तैयार भी कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने इसको अच्छा, अभी एक छोटा-सा 2 छोटे-छोटे सवाल हैं बस। एक तो ये छोटा शायद नहीं है, आपका जवाब इसमें मुझे तफ़सील से चाहिए। अभी मियाँ साहब आपको पता है बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं। वो बिल्कुल डिप्रेस भी हैं, नाउम्मीद भी हैं, कौम ने, अवाम ने उनका दिल तोड़ दिया, आपको पता है। अब मुद्दत मुलाज़मत तोसी के मामला भी आ रहा है। एक काज़ी फ़ाइज़ साहब की है, एक और ताकतवर इसी तरह पोज़ीशन है, आपको पता है। इनकी मुद्दत मुलाज़मत तोसी है और मरियम नवाज़ साहिबा को भी वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है अगला, उनकी भी सियासत चलानी है। बिलावल को भी आपको पता है, उनके सारे ख़ानदान के लोग तो बन चुके हैं। अब इस सूरत-ए-हाल में आप क्या समझते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ साहब की तोसी और उससे लिंक्ड जो दूसरी मुलाज़मत तोसी है, ये चीज़ें और नवाज़ शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? ये ज़रा थोड़ा-सा इस पे अपना तबसरा देंगे। देखिए, मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में ना, ये तो आप परसेप्शन बिल्कुल ना रखेंगे, वो बहुत परेशान हैं। ही इज़ हैप्पी। वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, उनको ये लॉलीपॉप भी था कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, बल्कि उन्होंने भी ये कहा हुआ था कि जनाब मैं इतनी सीटें जीत जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, इमरान खान को अंदर डालो, फिर देखो मैं कैसे लश्कारे मारता हूँ, मेरी चमक चेक करना आप। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो है ना, वो बिल्कुल ही खोटा सिक्का निकले, वो चले ही नहीं और वो सबको आइडिया था कि बेचारे खोटा सिक्का ही हैं। तो मियाँ साहब ने वो वाली गेम कर ही नहीं सके जो वो कर सकते थे। मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी हो गई ठुस, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का जो बैकडोर चैनल है या शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो एक मुफाहमाना सियासत है, वो काम आई और उसके नतीजे में फिर सीटें बढ़नी गई, एक-एक करके बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, बढ़ती गईं, फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके वो एक कोalition गवर्नमेंट के वज़ीर-ए-आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब हैं नवाज़ शरीफ के भाई और मरियम नवाज़ है नवाज़ शरीफ की बेटी। पंजाब में इनकी वज़ारत आला है और वफ़ाक में इनका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो दोनों बड़ी अहम सीटें इस वक़्त नवाज़ शरीफ के पास है। वो नवाज़ शरीफ की अपनी जेब में है और वो अपने मुताबिक चीज़ों को जितना चाहेंगे उतना आगे-पीछे भी कर लेंगे और बदनामी भी उनके अपने सर पे नहीं आ रही। वो कोalition गवर्नमेंट के खाते डालने की कोशिश करेंगे। नवाज़ शरीफ के बारे में हमेशा से मशहूर है, ये गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं और ये 90s से खेलते चले आ रहे हैं। अब वो कर ये रहे हैं कि शहबाज शरीफ को उन्होंने गुड कॉप बनाया हुआ है कि आप मत चलाएँ, आप काम करें, अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है और बेहतरी आ जाती है, तो मैं इसको ओन कर लूँगा बतौर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अगर नाकामी हो जाती है, तो मैं बतौर एक ऐसे उम्मीदवार के जो पाकिस्तान को सँवार सकता है, अगले इलेक्शन में दोबारा मैदान में उतरूँगा। ये है जी गुड कॉप और बैड कॉप का खेल। नवाज़ शरीफ कर क्या रहे हैं, वो एन्जॉय भी कर रहे हैं दोनों हुकूमतों को और दोनों हुकूमतों के अंदर पूरी मुदाखलत भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो बेचारे भी बने हुए हैं। यानी नजम सेठी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं और जाकर फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। और जावेद लतीफ़ को मियाँ नवाज़ शरीफ ने हलाशेरी दी हुई है, चंद और लोगों को कि चुप के रखो काम। ख्वाजा आसिफ जो है वो भी इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जमा करके देखें तो आपको ये समझ आती है कि गुड कॉप, बैड कॉप दोनों भाई दोबारा खेल रहे हैं। हुकूमत भी इनके पास है और ये अपोज़िशन भी अपने पास रखना चाहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है उसका एंटीना दोबारा खड़ा करना चाह रहे हैं। हालाँकि सारे सिग्नल ही इनके खत्म हो गए, इनके पल्ले ही कख नहीं बचा। मियाँ साहब का सारा बयानिया उस दिन फ़ारग हो गया था जब ये डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। और जब ये उससे बड़ी डील करके पाकिस्तान वापस आए हैं तो बाकी का बयानिया उस दिन दफ़न हो गया। अब इक़्तिदार इनके पास है नहीं, ये ज़बरदस्ती के इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं। तो मियाँ साहब के लिए इससे अच्छी सिचुएशन कोई नहीं हो सकती कि ये सारी बदनामी और गंदगी और गंद का टोकरा भी वो अपने सर पे ना उठाएँ और इक़्तिदार के अंदर भी मौजूद रहें। तो मियाँ साहब ने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं ना। अगर आप देखें तो पॉलिटिकली उनकी ये कामयाबी है, लेकिन ये अवाम की नज़र में नहीं है। और मियाँ साहब को इस वक़्त जो सबसे बड़ी फ़िक्र है, वो ये है कि ये तो इलेक्शन गुज़र गया जैसे-तैसे करके। मुल्क को चलाना तो एक बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है ना, वो तो मियाँ साहब का ज़िम्मा ही नहीं है इस दफ़ा। वो तो जिन्होंने मुल्क चलाने का ज़िम्मा लिया है, खुद अब शहबाज शरीफ से मुल्क चलवाएँगे, देखते हैं कैसे चलता है मुल्क। शहबाज शरीफ तो मुल्क चलाने के काबिल क्या सूबा चलाने के काबिल नहीं था। अब देखते हैं कि मुल्क कैसे चलता है, अल्लाह करे पाकिस्तान आगे बढ़े और इस मुल्क ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है इंशाल्लाह। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा जो है वो लोगों को मोटिवेशन दें, थोड़ा-सा लोगों को जो है वो हक दें, उनकी बात सुनें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, ये मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और जल्दी हो जाएगा। ये सेंस प्रिवेल करेगी, ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को इस तरह डिले कर नहीं सकेंगे, ज़्यादा देर तक चीज़ों को ज़बरदस्ती दबा नहीं सकते।
होना क्या है कि नवाज शरीफ साहब इस बयानिए को बढ़ाते चले जाएंगे आने वाले दिनों में, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को, कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया। वो ये साबित करना चाहते हैं मेरा रास्ता रोका गया, यार फटे मुंह ताड़ा ताड़ा रास्ता रोका गया। यानी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार गए हैं, बेटी उनकी हार गई है। लाहौर पूरे के अंदर सिर्फ एक कौमी असेंबली की सीट ये जीते हैं, वो शहबाज शरीफ की है। बाकी 13 नशिस्तें ये लाहौर से हार गए हैं। पंजाब के अंदर इनकी टोटल 20 सीटें नहीं इनकी बनी। ये तकरीबन सारा मिला के भी ये 30 से 35 पार्टियों की सीट नहीं है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर ये बहुत भी आप जोर लगा लेना, बहुत भी जोर लगा दें, थोड़ा मोड़ा मार्जिन निकाल के इनको दे भी दें, तो 30 से 35 पार्टी सीटों की ये पार्टी नहीं बनी। तो इनको हुकूमत या इनके साथ ज्यादती हो रही है, और भाई इन्होंने जबरदस्ती हुकूमत ले ली है। नवाज शरीफ जो बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मासूम मुंह बना के, ये सारा गुनाह जो है ना वो इस आदमी के सर पे डालना है कौम ने। याद रखिएगा, मैं पूरी कौम को ये बार बार समझाऊंगा, सभी का आदमी भी समझाएगा, बाकी सारे दोस्त भी समझाएंगे। इस कौम को बार बार समझाना है कि ये सारा गंद नवाज शरीफ का है, ये इस वक्त जो इस मुल्क में डल रहा है। इस हुकूमत की हर नाकामी नवाज शरीफ के आपने गले में डालनी है। वजह यह है कि उसने अपने भाई को और अपनी बेटी को दोनों को इक्तदार में डाला, और फिर साइड पे बैठ के बड़े मजे से इक्तदार का मजा भी ले रहा है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां भी इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, जो होना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर में इमरान भाई, आपको ये ज़रा मुश्किल सवाल है क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा से आपकी बनती भी नहीं है और हलफ वाले दिन आपको उठवा भी लिया था, इसीलिए उन्होंने इनकी हुकूमत जो टिकटॉक पे चल रही है 4-5 सहेलियों की, वो सदीक जान भी एक सही बात कर गया कि अभी ये जो हुकूमत आपको नज़र आ रही है, रोज़ाना एक नई वीडियो इनकी आती है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो काम है वो आपको पता है क्या हो रहे हैं। आप क्या देखते हैं, इनके हालात क्या हैं पंजाब में? देखें, जो हालात हैं पंजाब में वो आपके सामने। इकोनॉमी की हालत वो है कि ये लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, ये दे ही नहीं सकते लोगों को रिलीफ। तो अब इन्होंने दिन गुजारने हैं। अब दिन गुजारने के लिए ना रोजाना की बुनियाद पे इनको एक प्लान दिया जाता है कि आज एक फोटो वहां पे बनेगी, एक वीडियो वहां पे बनेगी, एक टिकटॉक वहां पे बनेगा, आज उसके घर चले जाते हैं, आज फलां को बुला लेते हैं। तो ये अपना टाइम टपा रहे हैं। इसको कहते हैं डंग टपाऊ पॉलिसी, या गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना। ये एक्चुअली गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। इनको ये पता है कि पब्लिक को देने के लिए रिलीफ इनके पास नहीं है। पेट्रोल की कीमतें देखें कहाँ चली गई, घी की कीमत कहाँ चली गई, आटे की कीमत कहाँ चली गई, पाकिस्तान में हर चीज की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ इन्होंने पहुंचा दिया। अब ये पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सकते। तो जब रिलीफ नहीं दे सकते तो पब्लिक को विजुअल तो दे सकते हैं ना, इंटरटेनमेंट तो दे सकते हैं। तो ये इस उम्मीद पर कि इनको आईएमएफ से कुछ मिल जाएगा पैसा, और अगले चंद सालों में ये 7-8 अरब डॉलर आईएमएफ से लेने की कोशिश करेंगे, उसके बदले में ये लोगों के ऊपर जो अजाब मुसल्लत करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। तो कैसे इन्होंने मैनेज करना है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, किस तरीके से ये सारी चीजें कंट्रोल करेंगे, मुझे नहीं लगता इनके पास कोई कंप्रीहेंसिव प्लान है। और इनका सारा इन्हिसार औरंगजेब साहब पे है, जिनको ये इलेक्शन से पहले जानते भी नहीं थे। सभी साहब आप ये देखें कि इन्होंने उस घोड़े के ऊपर जुआ लगा दिया है जिस घोड़े को इन्होंने कभी भागता हुआ ही नहीं देखा। अब इनको नहीं पता ये लंगड़ा है या सही भागेगा, या इसकी एक टांग खराब है, या ये बहुत तेज भागता है। और उसके ऊपर भी इसहाक डार को लगाने की आपको पता है, उस पे भी लड़ रहे हैं, इक्तिसादी कमेटी से कभी ये निकाल उस देते घोड़े हैं। के बारे में कुछ नहीं जानते सर, ये उस घोड़े के बारे में कुछ नहीं जानते, इनको उसकी काबिलियत का पता ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि औरंगजेब साहब अगर इकोनॉमी चला देते हैं तो फिर तो ये पब्लिक को रिलीफ दे देंगे अगले 1-2 साल में। और अगर औरंगजेब साहब इकोनॉमी नहीं चला सकते तो ये इस जुए का क्या नतीजा निकलेगा पता है? सिर्फ इसीलिए नवाज शरीफ ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है कि जिस वक्त ये जुए में हम नाकाम हो जाएं तो मैं अपने मोर्चे में खड़ा होकर रोला डाल दूं कि भाई मैं तो था ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता कि लोग मान जाएंगे। सभी का आदमी भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ, बाकी दोस्त भी हैं। हम बताएंगे, सदीक जान भी बताएगा कि ये इधर ही था। अभी तो बेमौसमी बारिशें जो हो रही हैं, गंदम की तैयार फसलें अलग, तो ऐसी नहुसत इन लोगों ने फैलाई है। अच्छा इमरान भाई, आखिर में आपने बड़ा लंबा टाइम यार दिया है। ये तो इनके खाते में ना डालें आप। नहीं नहीं, ये नहुसत है इमरान भाई, यकीन करें, जब जब हुक्मरान ऐसे ये हो, तो मैं पढ़ देखें किसी के दौर में भी हो सकती है। देखें ये किसी यहाँ पे ना मौसमी असरात बड़े खौफनाक हैं लेकिन लेकिन इमरान भाई यकीन हमारे करें, रीजन के हुक्मरान अंदर। नेक हो, हम अल्लाह इसको ताला। सीरियसली नहीं लेते। मैंने आज भी पौधे लगाए हैं, मैंने जी। आज भी पौधे लगाए अपने हाथ से। आज 15 पौधे आज फिर मैंने लगाए हैं। अच्छा। तो ये अगर सारे पाकिस्तानी लगाएंगे तो हमारी जान छूटेगी। दूसरी एक और चीज है, जी। हम मैंने एक रिसर्च की थी, हम जितने मर्जी पौधे लगा लें सभी भाई, जी। जहाँ पे हम जिस जगह पे हम रहते हैं ना दुनिया के जिस खित्ते में, हमारे आसपास इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और वो इतना ज्यादा कार्बन करती हैं और इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उनकी फैक्ट्रियां और उनकी मिलें और उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो खारिज करते हैं कि सारा इम्पैक्ट हमारे रीजन के ऊपर आता है। बिल्कुल सर, अब पाकिस्तान हमें तो पहले दुनिया नंबर के पे अंदर आ गया है। मुकदमा लड़के, जी, बांग्लादेश के साथ। सर हमें दुनिया में मुकदमा लड़के इनसे
इनको जो है वो आलमी अदालत के अंदर लेकर जाना चाहिए, कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जी हम उसको भुगत रहे हैं जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल, इनसे जुर्माना लेना चाहिए। लेकिन इमरान भाई वो आपको हुक्मरान अगर नेक हो ना, देखिए मैं उसकी मिसाल आपको कोरोना में दूँ ना, आप यकीन करें ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क अभी तक सीधा नहीं हो सका। लेकिन खान ने जिस तरह कोरोना से निकाल दिया ना, इतनी बड़ी वबा, फिर टिड्डी दल आया था, आपको याद होगा टिड्डी दल से, उससे उसमें 2 इतने बड़े वाक़यात थे कि पाकिस्तान की कमर टूट जानी थी। लेकिन वो हुक्मरान नेक था, पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई कि वो हम इतने बड़े बुहरान से निकल वो गए। इन्नमल अमालु बिन्निय्या, ये बात तो ठीक है कि हाँ, आपके अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। मेरा रब बड़ा मेहरबान है। वो बेशक। देखे इस मुल्क में आज ये जो फसल है ना, सबीर भाई, जी। ये बेचारे गरीब की है, मोहम्मद भुट्टा की है, कभी किसी की है, हाँ, कभी सही किसी की है। बात है। अभी बिल्कुल जहाँ सही। मैं खड़ा हूँ ना, मुझे सामने गंदम नज़र आ रही है। वाह! आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, मैं अभी भी खड़ा हूँ जहाँ पे वहाँ सामने गंदम नज़र आ रही है और अभी 2 घंटे पहले यहाँ पे तूफ़ान आया हुआ था। बड़ा ओह! खौफनाक, और गंदम का एक हिस्सा नीचे बैठा हुआ है। मैं देख अल्लाह! रहा हूँ अभी। तो मामला ये है कि गरीब आदमी है बेचारा, मेरा रब तो सबका है ना, वो बेशक, तो सबको रिज़्क बेशक, देता है, कीड़े को भी देता है। तो बेशक। अल्लाह हम पे मेहरबानी करे, हम पे अपना रहम करे इमरान भाई और हमें आखिर जो में ना है एक बड़ी वो अपनी इंपॉर्टेंट, जनाब से रिज़्क अता करे। आमीन आमीन, आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कर दे, रमजान का महीना है। मैं शुरू में भी बात की थी, मायूसी के इस जंगल से निकालना है नौजवानों को। आखिर में 2-4 बातें ऐसी करें कि जो सुनने वाला ना उसके दिल पे, जिस तरह आपकी सारी बातें लगती हैं, मेरे भी दिल पे लग रही हैं अभी। तो अल्लाह करे कि वो इस मायूसी के इस जंगल से निकलें, उनके दिमाग खुले और वो भूल जाएँ और दोबारा इस लड़ाई के लिए जो तहरीक है इसके लिए तैयार रहें। नहीं तो उनको इतनी लंबी-चौड़ी बात क्या करनी है? उनको एक ही बात कहता हूँ कि भाई दिल नहीं छोड़ना आपने। तगड़े हो जाओ, की हो गया यार। देखिए ऊपर-नीचे चीज़ें होती रहती हैं, कभी आगे, कभी पीछे। आपने तो मुश्किलात देखी नहीं है। उधर देखो हाँ, गज़ा में वो मायूस नहीं है, हाय हाय! रोटी भी खाते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, सजदे में भी गिरते हैं। देखो गज़ा में लोग मायूस नहीं हैं, तुम क्यों मायूस हो गए हो? सही ये बात। मुल्क बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बहुत आगे इंशाल्लाह, जाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह बड़ी मेहरबानी करेगा आमीन। इंशाल्लाह। इमरान भाई लेकिन अल्लाह उसके लिए ताला, ज़रूरी ये है कि आप हाँ, जुड़े रहें, बिल्कुल, जुड़े रहें। बिल्कुल जुड़े रहें। अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करम करे और आप पे जो मुश्किलात, मुसीबतें, हर चीज़ से आपको दूर रखे। आप हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट हैं और हमारे भाई हैं, और आपको अल्लाह इसी तरह हमारे साथ का जुड़ा रहे बस, और आपकी खुशियाँ जो है ना हम देखते रहें इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की कामयाबी देखते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सभी भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका।